पहला क्लास में सबसे पहले तो आपको सिलेबस समझना होगा। सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो केवल सिलेबस ना समझ पाने के कारण बाकी प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। चलिए हम सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपको ज़्यादा पढ़ना होता है। और क्योंकि आप ज्योग्राफी, आप जो आपका सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है। अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो भूगोल विषय को ही मदर ऑफ साइंस कहा जाता है, यानी कि विज्ञान की जननी। और इस नाते भूगोल विषय में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का संकलन किया गया है। सामान्य तौर पर दो चार अलग अलग टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, यानी कि आपको जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, और दूसरे हैं जैसे सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी। ये सब टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे। क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, ये सब चीज़ आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, ताकि इनसे प्रश्नों की संख्या दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हम सबसे पहले सिलेबस देखने का प्रयास करते हैं कि सिलेबस में हमें किन चीज़ों को पढ़ना है। अगर हम सामान्य तौर से देखें तो सबसे पहले भूगोल के अंदर आपको किन किन विषयों को पढ़ना है और वो हम देखने का प्रयास करते हैं। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल सबसे पहला तो पार्ट मान लीजिए भौतिक भूगोल के हम पार्ट की चर्चा करें। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। उदाहरण स्वरूप पृथ्वी के निर्माण की इतिहास, यानी पृथ्वी के उत्पत्ति का इतिहास, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति करने वाले कारक कौन से हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के कारण क्या है, ये सब चीजें इसको हमें पढ़नी पड़ती हैं। दूसरा में हम देखेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसी तरह से वायुमंडल का निर्माण और उसकी उपस्थिति, नेक्स्ट अलग अलग चीज जिसमें मिट्टी, जिसमें मिट्टी, चावाचीय स्थिति, जल स्रोत आदि, और भी बहुत सारे चीज आपको इसका विस्तार रूप से आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोचिंग के वेबसाइट में आप जाएंगे और वहां से पूरी की पूरी सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं। नेक्स्ट जाए हम जलवायु विभाग, जलवायु विज्ञान, भौतिक का ही दूसरा खंड है, इसमें ही है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में हम समझते हैं मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में। तो मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, मौसम के प्रकार क्या है, मौसम के इफेक्टिवनेस क्या है, किस प्रकार से मौसम का निर्माण होता है। इसलिए हम कोपेन, हॉर्नवेट, इन सभी का वर्गीकरण हम इसमें पढ़ेंगे। आगे मृदा और वनस्पति, जिसमें मैंने मिट्टी कहा, सॉरी इस मिट्टी के बारे में हम यहाँ निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे मिट्टी के दूसरे सभी तत्व, जहां से मिट्टी की संरचना और उसकी उत्पत्ति की सारी विशेषताएं पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किस मिट्टी में कौन सी वनस्पति का डेवलपमेंट होता है, ये आधार पढ़ेंगे। नेक्स्ट अलग खंड है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, अलग से पढ़ेंगे हम पारिस्थितिकी। और फिर मानव भूगोल के अन्य तंत्र, मानव भूगोल के तंत्र, ये सभी चीजें हमें ज्योग्राफी में पढ़नी होंगी। अगर इसको हम सामान्य तौर से अगर देखना चाहें तो मूल रूप से आपके 4 खंड हैं, और 4 खंड को अच्छे तरीके से पढ़ना है, अलग अलग तरीके से इसको कवर करके।
चलिए इसको सामान्य तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं। कई लोग इसमें है कि इसमें स्क्रीनशॉट लेंगे, इसलिए मैं इसको भौगोलिक चिंतन पहला है, दूसरा में है मानव भूगोल, नेक्स्ट सेटलमेंट यानी बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट, नेक्स्ट राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, नेक्स्ट आर्थिक भूगोल। भारत के भूगोल में हम भी कई सारी चीजों को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले प्राकृतिक पहलू, मानवीय पहलू, नेक्स्ट साधन, नेक्स्ट परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, तथा व्यापार। परिवहन तथा व्यापार, नेक्स्ट बस्तियां, भारत की बस्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं, और लास्ट में पढ़ते हैं यहाँ की क्षेत्रीय विकास के बारे में, क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय विकास। उसी तरह से झारखंड के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज पढ़ते हैं, जैसे झारखंड के खनिज, झारखंड का प्रादेशिक विभाजन, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं हम, और एक और खंड है इसका महत्वपूर्ण उद्योग, जितने सारे उद्योग हैं इस आधार पर। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेनी हो वो ले लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक भूगोल के बारे में जब पढ़ते हैं तो प्राकृतिक भूगोल के बारे में यहाँ का टोटल नेचुरल के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसमें भूआकृतिक विज्ञान में स्पेशल कर भूआकृति की उत्पत्ति के इतिहास। मैं पहला चैप्टर ये आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट जलवायु के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्लाइमेट के बारे में, जैसे कॉपेन, फॉर्मेट, ये सभी के वर्गीकरण इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, और वो कहाँ कहाँ किस प्रकार से काम करते हैं ये प्रश्न आते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए CWG पूछता है, या AWF पूछता है, AMW पूछता है, अंग्रेजी सांकेतिक अक्षरों का, कि AMW निम्न में से भारत के किस प्रदेश के कॉपेन जलवायु वर्गीकरण की विशेषता वाला क्षेत्र है। तो आपको पता होना चाहिए कि AMW कहाँ का है। ऑप्शन में लिखा रहेगा गोवा, केरला, इस तरीके से अलग अलग रीजन का लिखा होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। मृदा और वनस्पति, यहाँ पढ़ेंगे हम मृदा का निर्माण कैसे हुआ, मृदा का और वनस्पति का क्या संबंध है, और इनका इंटर रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। समुद्र के बारे में हम पढ़ते हैं, समुद्र विज्ञान का, कि समुद्र विज्ञान की विशेषताएं क्या है, और ये ओशनोग्राफी का पूरा पार्ट है जिसमें आपको ये सब चीज पढ़ने होते हैं। पारिस्थितिक इकोलॉजी अलग से है, जिसमें हम सभी चीज के बारे में पढ़ते हैं, इकोटोन से लेकर वे सभी चीजें जो इन्हें प्रभावित करती हैं। और इतने सारे चीजों को पढ़ने के लिए हम एक साथ भू आकृति विज्ञान का सहारा लेते हैं, जो मूल रूप से प्राकृतिक या भौतिक भूगोल का भाग है। दूसरा में आते हैं, इसका पार्ट 4 पार्ट है। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट मानव और आर्थिक भूगोल है, यानी कि मानव के द्वारा उस भूगोल का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले भौगोलिक चिंतन यानी कि ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में पढ़ते हैं, कि ज्योग्राफिकल थॉट यहाँ के कैसी है, ज्योग्राफी के बारे में क्या विचार है। जैसे आप इसमें पढ़ेंगे डिटर्मिनिज्म, नैव डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, ये सब क्या उदाहरणा, संभववाद, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, ये सब की धारणाएं पढ़ेंगे, किन किन वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया
और किन किन वैज्ञानिकों ने इनकी क्या राय है। उदाहरण स्वरूप पिछले बार प्रश्न आया था कि रुको और जाओ की संकल्पना निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो था नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद, संभववाद या कोई नहीं। तो आपको ऐसे प्रश्न समझने के लिए भौगोलिक चिंतन आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आधार तीनों में देखें तो मैंने कहा ऑप्शन में निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद और संभववाद। तो निश्चयवाद एक ऐसी संकल्पना है जिसमें प्रकृति को पार करने की क्षमता नहीं, बल्कि प्रकृति को ही सब कुछ मानकर उसी पर आश्रित इंसान हो जाता है, उसको कहते हैं निश्चयवाद। यानी कि प्रकृति ही सब कुछ है और प्रकृति अपने नियमों के हिसाब से इंसानों को नियंत्रित करती है। ये हो गया निश्चयवाद, डिटरमिनिज्म। अब हम बात करते हैं संभववाद, यानी कि मानव अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के आधार पर प्रकृति के नियमों में भी को पार कर सकता है या फिर उसमें भी चैलेंज कर सकता है। अगर ऐसी व्यवस्था और विश्वस्त वाला सिद्धांत आता है तो उसको हम लोग कहते हैं संभववाद। और न्यू डिटरमिनिज्मवाद, जिसको हम लोग कहते हैं नव निश्चयवाद, इसमें होता है रुको और जाओ की संकल्पना। यानी कि कुछ कुछ मायने में हम प्रकृति को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ मायनों में हम प्रकृति को चुनौती नहीं दे सकते हैं, और यह व्यवस्था कहलाती है नव निश्चयवाद। इस प्रकार के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं, निदर्शन, नारीवाद, ये सब हम चिंतन के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, जो आपके चैप्टर में सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मानव का इतिहास, जहां पर हम पढ़ पाते हैं जैसे वर्तमान आधुनिक मानव होमो सेपियंस सैपियंस है, तो प्रारंभ में मानव कैसा था या प्रारंभ मानव का काल कैसा था, किस काल में मानव का विकास किस क्रम में हुआ, इंसान कब पैदल चले, कब वो उन्होंने चलना प्रारंभ किया, कब उन्होंने शिकार करना शुरू किया, और किस किस काल में किस प्रकार के उनसे खोज होती चली गई, और आधुनिक मानव आज इस कगार पर पहुंच गया है तो वह उसकी क्या विशेषता है और या उसका कौन सा विविधीकरण है। ये सब हम पढ़ते हैं मानव के बारे में। इतना ही नहीं, इसमें यह भी पढ़ते हैं कि अलग अलग आकृतियों, चेहरा, बनावट और उसकी संस्कृति, उसकी विशेषता, शारीरिक विशेषता के आधार पर और उसमें पाए जाने वाले गुणों के आधार पर हम ये भी विभाजन करते हैं कि उक्त व्यक्ति प्रोटोस्टोलाइड है, अस्ट्रोलाइड है, निग्रोटी है या मंगोलाइड है। ये सभी चीजों को हम मानव में पढ़ते हैं। बस्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं जहां पर अलग अलग मानवों के द्वारा प्रारंभ काल से ही उसके प्रकृति के अनुकूल किस किस प्रकारों का निवास बनाया गया, कहाँ इग्लू है, कहाँ केशा घर है, कहाँ मीन्स घर है, इस प्रकार के अलग अलग घरों की जो आकृतियां हैं इसके बारे में हम बस्तियों में पढ़ते हैं। और किस किस प्रकार की बस्तियों का निर्माण हुआ, जैसे मैंने आपने कहा, किसी ने आपने कहा अभी कि बस्तियों का निर्माण, मुझे कुछ बच्चे लोग दिखाए कि पूछा हुआ है कि रेखीय बस्तियों का निर्माण कहाँ होता है, पंजाकार बस्तियों का निर्माण कहाँ होता है। तो ये आपको भौगोलिक स्थितियों के आधार पर जानना होगा कि कौन कहाँ होता है। जैसे अगर सामान्य रूप से देखें तो रेखीय प्रतिरूप, लीनियर प्रतिरूप, आपका पंजाकार प्रतिरूप, चौकोर प्रतिरूप, अलग अलग प्रतिरूपों में बस्तियों का विकास होता है, जो हम यहाँ पढ़ेंगे। राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यहाँ हम पढ़ते हैं किस प्रकार से ज्योग्राफी का उपयोग राजनीतिक सिद्धांतों में भी होता है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी का वास्तविक उपयोग किन किन कार्यों के लिए इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से किया जाता है, या आखिर इनकी आर्थिक की क्या क्या संभावनाएं हैं, उन सभी को एक साथ हम आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं, यानी कि स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा है भारत का भूगोल। स्पेशल एक अलग से आपका खंड है, यानी 4 खंड हैं, तो तीसरा खंड हो गया भारत का भूगोल, जिसमें हम भारत के पहलू के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का विकास कैसा हुआ है, भारत की स्थिति कहाँ है, भारत के कौन से क्षेत्र में तटीय प्रदेश हैं, तटीय प्रदेश की क्या विशेषता है, यानी कि यहाँ के सभी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि यहाँ के समुद्र की स्थिति, यहाँ की वनस्पति, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के जलवायु, यहाँ की उच्चावचीय व्यवस्था और यहाँ के पर्वत, यहाँ के पठार, इन सभी चीजों के बारे में, अर्थात यहाँ के सभी चीजों का प्राकृतिक के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि भारत कौन सा प्रदेश पर्वतीय प्रदेश है, कौन सा प्रदेश दक्कन के निर्माण वाला है, दक्कन के पठार का निर्माण वाला है, लावा प्रदेश है कौन सा, और कौन सा समुद्र तटीय प्रदेश है, कौन सा मैंग्रोव प्रदेश है। ये सभी चीजों के बारे में हम प्राकृतिक पहलू में पढ़ते हैं। स्पेशल मानवीय पहलू, यानी कि मानवों, ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड ज्योग्राफी के उन सभी पहलुओं को पढ़ते हैं जहां पर भारत में इसका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है, या इंसानों द्वारा किया जाने वाला उसका कार्य के बारे में हम पढ़ते हैं कि इंसान आखिर
कौन कौन सा उपयोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से और किन किन तरीकों से करता है। नेक्स्ट है साधन, रिसोर्स, एक प्रकार से जिसका उपयोग मानव अपने विकास के लिए करता है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या थर्मल पावर एनर्जी हो, वाटर एनर्जी हो या फिर और दूसरे, ये सभी हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है परिवहन और व्यापार। इसमें हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि भारत का परिवहन का विकास किस प्रकार हुआ, वर्तमान में भारत के परिवहन का विकास कहाँ तक हुआ है, परिवहन के विकास का काल क्या है और परिवहन कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार से होता है। कराची से मान लीजिए, जैसे पिछले क्लास में था कि भारत से एक आप ही का प्रश्न था पीजीटी का कि भारत से कोई व्यक्ति दिल्ली से उड़ान भरा तो अमेरिका जाने के क्रम में निम्न में से किन किन जगहों पर वह हवाई मार्ग से स्टे करता है, यानी कि वहां रुकता है। तो आपको ये वायुयान, अब जब परिवहन तथा व्यापार पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि अमेरिका जाने के लिए या जापान जाने के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए किन किन रास्तों से और किन किन मुख्य मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। ये भी पूछा गया कि भारत और अमेरिका के बीच निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा हवाई पतन या यार्ड है जहां पर आपको उतरना ही होता है, यानी कि एक बार वहां पर जहाज रुकती है उसके बाद दूसरी उड़ान भरती है। तो ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग था, लेकिन आंसर वहां होगा सऊदी अरब का रियाद। नेक्स्ट है बस्तियां। भारत में कितनी प्रकार की बस्तियों का निर्माण हुआ है, ये बस्ती शहरी बस्तियों का निर्माण किस तरीके से होता है, ये सड़कों के किनारे रेखीय प्रतिरूप में रहते हैं या वृक्षाकार रूप में रहते हैं, पंजाकार रूप में रहते हैं या कोणीय वेग में रहते हैं। इस प्रकार के बस्तियों को हम या एल रूप में रहते हैं जिसे अंग्रेजी अक्षरों से डिनोट किया जाता है। इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं भारत में, और उसका विकास किस प्रकार हुआ, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय विकास के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से रीजनेबल लेवल पर किस प्रकार से भारत का विकास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से हुआ है, वहां की ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उस क्षेत्र के भौगोलिक परिवेश ही निर्भर होता है या निर्धारित करता है कि किस प्रकार से उस क्षेत्र का विकास किया जाना है। यानी कि क्लियर है कि हर क्षेत्र का विकास उस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और मानव निर्मित संसाधनों पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र का विकास किस हद तक किया जाना है। नेक्स्ट झारखंड है। झारखंड में बड़ा टॉपिक नहीं है आपका, झारखंड के खनिज के बारे में आपको पढ़ना है, मिनरल ओर के बारे में पढ़ना है कि मान लीजिए बादाम पहाड़, गुरु महेशानी या गिरिबुरु, इन सभी जगहों से कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, चरिया प्रदेश से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है, या झुंझुनी या झांझरी या फिर आपको मुंझरी जैसे प्रदेश से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है। आप नाम सुने होंगे तिलैया, तिलैया की कौन सी बस्ती से सर्वाधिक अभ्रक निकाला जा रहा है। ये सभी प्रश्न ये सब रहते हैं। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन है, झारखंड का। ये सभी प्रश्न, मतलब यहाँ पर खनिज के बारे में आप सभी कुछ पढ़ते हैं, वहां के खानों के बारे में पढ़ते हैं, इतना ही नहीं, कौन सी कंपनी, इंडियन कॉपर लिमिटेड कंपनी कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ से निकाल रही है, ये सब हम यहाँ पढ़ते हैं। आते हैं प्रादेशिक झारखंड का विवरणी। इसमें पढ़ते हैं कि झारखंड प्रदेश में का विभाजन किस किस रूप में हुआ है। पाट प्रदेश किसे कहते हैं, राजमहल ट्रैप किसे कहते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर प्रदेश कौन है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रदेश कौन है, कोरघाट पहाड़ी कौन है, भोरघाट कौन है, फाल्गुन कौन है, इस तरीके से दालमा श्रेणी कौन है, सरायकेला खरसावां का पठार कहाँ है, सिमडेगा का पठार कहाँ है, साहिबगंज का मैदान क्षेत्र कौन सा है। यानी कि इन सभी क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं। साथ साथ यह भी पढ़ते हैं कि इन क्षेत्रों का निर्माण किस किस काल में। उदाहरण स्वरूप हम देते हैं आपको, राजमहल ट्रैप का निर्माण उसी काल में हुआ है जिस काल में लावा युक्त चट्टानों का निर्माण भारत में हो रहा था। यानी दक्कन ट्रैप जिसको हम लोग कहते हैं, भारत के दक्कन का पठार, उसका निर्माण का काल और राजमहल ट्रैप का निर्माण का काल सेम है। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि भारत में गोंडवाना काल से निर्मित प्रदेश कौन है, तो दामोदर वैली क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। उसी तरह से एक क्वेश्चन में था कि झारखंड में एकमात्र चट्टान कौन सी है जो सर्वाधिक कठोर और सबसे पुरातन है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं जो गढ़वा जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको मिलेंगे झारखंड में प्रादेशिक विभाजन में।
नेक्स्ट है इंडस्ट्री, उद्योग। उद्योग के बारे में आप झारखंड में महत्वपूर्ण उद्योग, चाहे मुरी का उद्योग हो, जमशेदपुर का लौह इस्पात उद्योग हो, रांची का एचईसी का उद्योग हो, या बोकारो का टाटा स्टील, सभी उद्योगों के बारे में, चाहे राउरकेला या उससे संबंधित क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग, सभी के बारे में हम बड़ा विस्तार तरीके से पढ़ते हैं। कांच का उद्योग हो भुरकुंडा का, या फिर आप रामगढ़ में होने वाले पाइप इंडस्ट्री का, सभी के बारे में हम उद्योग में ही पढ़ते हैं। चलिए, ये आपको नॉर्मल हम सिलेबस समझा दिए, अलग अलग में हम अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसको बेहतर तरीके से आप पूरी सिलेबस को ले सकते हैं। आप कोचिंग के वेबसाइट में चले जाएं और वहां पूरी की पूरी सिलेबस आप डाउनलोड कर लें या उसको सेव कर लें, क्योंकि आपको क्या पढ़ा जाना है सबसे पहले ये आपको सिलेबस में कवर होना चाहिए। मैंने जैसे पहले में ही कहा कि जिनकी सिलेबस कवर नहीं हो पाती है, सबसे पहले बात फेल होने का कारण वो होता है। दूसरा, सिलेबस समझने के बाद उस पर पढ़ना कितना है, इन सभी चीजों को ये देखना होता है। खैर, हम चलिए